हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ अरविंद कुमार वर्मा फ्रॉम इंडियन स्कूल लोसल। आशा है कि आपको सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड से आपको काफ़ी प्रॉफिट हुआ होगा। अब चैप्टर की उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का हमारा पॉइंट है मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल अंश। मोल फ्रैक्शन यानी कि मोल अंश। तो मोल अंश को समझने से पहले आपको मैंने बताया था कि ये पूरा चैप्टर बाइनरी सॉल्यूशन पर बेस्ड है, यानी कि द्विअंगी विलयन पर। ऐसा विलयन जिसमें आपको दो ही घटक देखने को मिलेंगे, एक तो होगा विलय, एक होगा विलायक। और आपको ये भी बताया था कि इस चैप्टर में विलायक को हम सिंबल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और विलय को हम सिंबल बी से। क्लियर? तो इसको समझने के लिए माना कि हमारे पास एक द्विअंगी विलयन है जिसमें दो घटक हैं ए और बी। ए किसके लिए? विलायक के लिए। बी किसके लिए है? विलय के लिए। अब बात करते हैं कि इस विलयन में माना कि विलायक के मोल कितने हैं? Na। विलय के मोल कितने हैं? Nb। तो कुल मोल कितने होंगे? Na प्लस Nb। क्लियर? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इस विलयन में घटक ए के मोल अंश कितने हैं, तो मोल अंश का जो सिंबल है वो भी मैंने सेकंड वीडियो बताया था कि इसका सिंबल होता है x। तो मोल फ्रैक्शन का सिंबल है x। अगर आपको सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन करनी है तो सिंबल बनेगा XA। अब बात करेंगे कि इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो इस घटक यानी कि कंपोनेंट A के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? Na अपॉन कुल मोल कितने हैं? Na प्लस Nb। अब इसी समीकरण से मोल अंश की परिभाषा भी आ रही है। क्या परिभाषा है? विलयन में किसी घटक के मोल अंश का मान, विलयन में किसी घटक के मोल अंश का मान विलयन में उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। यानी कि मोल फ्रैक्शन क्या है? रेशियो बिटवीन number of moles of component and total number of moles of component which present in solution called as mole fraction of specific component। इसी तरह से अगर कंपोनेंट बी यानी घटक बी के मोल अंश की बात करें तो एक्स बी इज इक्वल एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्लियर? तो घटक ए के मोल अंश XA, घटक बी के मोल अंश XB। तो कुल मोल अंश को हम अगर x माने तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? XA प्लस XB। क्लियर? अगर XA और XB की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। क्लियर? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो यहां से एक कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि विलयन में सभी घटकों के मोल अंशों का योग सदैव एक होता है। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट क्यों ना हो, अगर उनके मोल फ्रैक्शन का हम सम करेंगे तो सम कितना आएगा? 1। क्लियर? तो दोबारा एक बार परिभाषा को देखेंगे कि विलयन में किसी घटक, चाहे वो घटक विलायक हो या विलय हो, विलयन में किसी घटक के मोल अंश का मान विलयन में उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होती है। क्लियर? सिंपल है। और इस कंसेप्ट का बिल्कुल ध्यान रखना कि बेटा सॉल्यूशन में चाहे कितने भी कंपोनेंट क्यों ना हो, चाहे बाइनरी हो, टर्नरी है, क्वाटरनरी हो, कैसे भी सॉल्यूशन हो, अगर जितने भी कंपोनेंट है अगर उनके मोल फ्रैक्शन का सम किया जाएगा तो सम कितना आएगा? 1 आएगा। अब मोल फ्रैक्शन पर आधारित हम एक सिंपल सा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल है, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, तो क्वेश्चन है यदि किसी विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20%
द्रव्यमान उपस्थित है तो विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित है तो विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश ज्ञात कीजिए। यानी कि इफ 20% mass of ethylene glycol present in solution, then calculate mole fraction of ethylene glycol in this solution। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको सेकंड वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के कुछ स्पेसिफिक स्टेप बताए थे। तो सबसे पहले देखो कि यहाँ पे गिवन वैल्यू क्या है। गिवन वैल्यू क्या है, 20% द्रव्यमान, 20% मास ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल। नेचर क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल विलय। अब देखिए यहाँ पे विलायक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ओनली क्या दिया है, विलयन। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में अगर आपको विलायक की प्रकृति नहीं बताई गई है तो आपको विलायक क्या मान के चलना है, जल। यानी कि इसका मतलब ये जो विलयन है वो है जलीय विलयन। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में जल हो गया विलायक। जल क्या है, विलायक, जो बन गया कंपोनेंट ए। एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल ये क्या है, विलय, जो बन गया कंपोनेंट बी। क्लियर। अब यहां पे दिया गया है एथिलीन ग्लाइकोल का हमें गिवन मास नहीं है, यहाँ परसेंटेज में है मास। तो अब अगर किसी भी कंपोनेंट की अगर क्वांटिटी या अमाउंट उसका परसेंटेज में दिया जाता है तो टोटल सॉल्यूशन को आपको 100% में निकालना पड़ेगा। तो ये सॉल्यूशन कैसे होगा इसका, कि माना कुल विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम है, 100 ग्राम मान लेना। ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन आ गई, कुल विलयन का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। तो कुल विलयन का 20% कौन है, एथिलीन ग्लाइकोल। तो इसका मतलब एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान, यानी कि विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान का सिंबल क्या होता है, WB इज इक्वल क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 का 20% कितना होगा, 20 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान है, विलय का द्रव्यमान है, तो इसकी इंफॉर्मेशन से हम किसका निकाल सकते हैं, विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक यानी कि जल का द्रव्यमान, यानी कि किसकी वैल्यू आ गई है, WA की, कितने आ गया, 80 ग्राम। आगे इंफॉर्मेशन। तो अब हमें पता चल चुका है कि इस विलयन में 20 ग्राम तो कौन है, एथिलीन ग्लाइकोल, और 80 ग्राम कौन है, जल, यानी कि विलायक। अब बात करेंगे आगे कि इसमें और क्या क्या चीज चाहिए हमने को, और दूसरा क्या है ये लास्ट में कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल्स याद करो। तो कई बार न्यूमेरिकल में क्या होता है कि वो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं देता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं देगा तो वहां पे आपको आपका बेसिक जो केमिस्ट्री है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल शब्दों में लिखा हुआ है एथिलीन ग्लाइकोल। अब जिसको एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला पता नहीं है तो सिंपल सी बात है कि वो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है बेटा, एथेन 1,2 डाइऑल CH2OH, CH2OH, एथेन 1,2 डाइऑल, ये है एथिलीन ग्लाइकोल। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाए हम तो क्या आ जाएगा, C2H6O2। तो C2H6O2 ये है एथिलीन ग्लाइकोल का अणुसूत्र। क्लियर। अब आपको निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 इज इक्वल, बताया था कि किसी भी घटक के मोल अंश निकालने हैं तो सबसे पहले क्या निकालने पड़ेंगे आपको कि उस घटक के मोल कितने हैं। तो N C2H6O2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल NH2O प्लस N
C2H6O2। क्लियर? तो यहां तक जो सोल्व हो चुका है उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे। हाँ बच्चों, तो हमारे पास इक्वेशन यहां तक पहुंच गई है। तो बात करते हैं आगे। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी कि किसी भी घटक का अगर हमें मोलों की संख्या निकालनी है तो उसके दिए गए ग्राम भार में किसका भार लगा देना है? उसके अणुभार का। तो C2H6O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाइड बाई 16। तो यहां पर मिल गया आपने को 24 प्लस 6 प्लस 32। क्लियर? तो यहां पे अगर इनका सम करोगे तो ये आ गया 62। तो ये 62 क्या है बेटा? एथिलीन ग्लाइकोल का अणुभार। तो अब हमें निकालने हैं मोलों की संख्या किसकी? एथिलीन ग्लाइकोल की। तो NC2H6O2 मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? ग्राम भार बटा अणुभार। तो ग्राम भार कितने थे इसके एथिलीन ग्लाइकोल के? 20 ग्राम बटा अणुभार 62। इसी तरह से ही NH2O इज इक्वल ग्राम भार कितने थे विलायक के? 80 ग्राम। क्लियर? और यहां पे कितने आ जाएगा? अणुभार कितना है जल का? एक 9th क्लास का स्टूडेंट भी जानता है, तो 18। अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहां पे मिलेगा अपने को 0.322 और यहां मिलने वाला है अपने को 4.444। तो अब इनकी वैल्यू आ चुकी है। अब इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो x C2H6O2 इज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकोल कितना है बेटा? 0.322 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितने हैं? 4.444 प्लस 0.322। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए कैलकुलेशन कितना आ रहा है? तो आपने अगर कैलकुलेशन की होगी तो इसका आंसर आ रहा है 0.068। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आगे आपको कोई भी यूनिट नहीं लगानी है। ध्यान रहे, मोल अंश एक मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्लियर? तो अगर आपसे आप कोई पूछ ले कि भाई आपने इसमें एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश तो बता दिए, अब जल के मोल अंश और बता दो। तो मैंने आपको बताया था कि विलयन में कितने भी घटक क्यों ना उपस्थित हो, सभी घटकों के मोल अंशों का योग सदैव एक होता है। तो अगर एक में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? जल के मोल अंश की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? ठीक है। तो आशा है कि आपको ये सिंपल सा न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है वो है द्रव्यमान प्रतिशतता, मास परसेंटेज। द्रव्यमान प्रतिशतता यानी कि मास परसेंटेज। तो सबसे पहले हम इसको परिभाषित करेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या है? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम मात्रा ही द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम विच प्रेजेंट इन
100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड एज मास परसेंटेज ऑफ गिवन सॉल्यूशन। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंट W बाई W। ये सिंबल मैंने आपको सेकंड वीडियो बता दिए थे कि मास परसेंटेज का सिंबल क्या होता है, परसेंट W बाई W इज इक्वल विलय का द्रव्यमान ग्राम में, विलियन का द्रव्यमान, ये भी किस में आएगा बेटा, ग्राम में, मल्टीप्लाइड बाई 100। क्लियर। अब आपको ध्यान है कि कुल विलयन किससे मिलकर बना हुआ है, विलय और विलायक से। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिख सकते हैं, विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। विलियन के द्रव्यमान की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को अगर योग करोगे तो किसका द्रव्यमान बन जाएगा, विलियन का द्रव्यमान। ठीक है। अगर इस इक्वेशन को अगर हम सिंबल में कन्वर्ट करते हैं तो विलय को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल कौन सा, बी। तो यहां पे आ जाएगा WB, विलय का द्रव्यमान WB प्लस विलायक का द्रव्यमान WB, ये सॉरी विलय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान WA मल्टीप्लाइड बाई 100। और ये जितनी वैल्यू है किसमें है, ग्राम में है बेटा, इन ग्राम। क्लियर। ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार, और आप जब क्लास ले रहे हो मेरी तो उस समय रजिस्टर और पेन साथ में रहना चाहिए। ठीक है। कि कुछ चीजें हैं जो स्क्रीनशॉट से आपको समझ नहीं आएंगी, आपको तुरंत वो नोट करनी है चीजें। ठीक है। अब इस पर आधारित हम एक सिंपल सा एक आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलियन बनाया गया है। यदि इस विलियन का घनत्व, यदि इस विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है, तो ऑक्जेलिक अम्ल की विलियन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ये तो क्वेश्चन है कि 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलियन बनाया गया है। यदि इस विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है, तो ऑक्जेलिक अम्ल की विलियन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। यानी कि 500 ml सॉल्यूशन prepared by 11 gram oxalic acid, if density of solution is 1.1 gram per ml, then calculate mass percentage of oxalic acid in this solution। तो अब बात करेंगे आगे कि यहाँ पे गिवन वैल्यू कौन कौन सी हमारे पास। तो ये सीधा सा आपको यहाँ पे दे दिया गया है विलय का द्रव्यमान। तो इसका मतलब है ये वैल्यू आ चुकी है WB की 500 ml। ये है विलियन का आयतन, विलियन का आयतन 1.1 ग्राम प्रति ml। यह है विलियन का घनत्व। मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, परसेंट W बाई W इज इक्वल विलय का द्रव्यमान इन ग्राम बटा है विलियन का द्रव्यमान, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100।
तो विलय का द्रव्यमान ऑलरेडी आपको दिया गया है, लेकिन विलयन का द्रव्यमान आपको नहीं दिया गया है। लेकिन आपको पता है 9th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, B इज इक्वल एम अपॉन वी, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो डेंसिटी हमारे पास है विलयन की, आयतन हमारे पास है, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास है, तो इसके रेस्पेक्ट हम m की कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि मास की। तो m इज इक्वल यानी कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है बेटा, घनत्व गुणा आयतन। घनत्व कितना है 1.1 ग्राम प्रति ml मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम कितना है 500 ml, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 550 ग्राम, यानी कि 550 ग्राम। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे विलय का द्रव्यमान हमारे पास है, तो विलय का द्रव्यमान कितना है, विलय का द्रव्यमान कितना है 11 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया 550 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 100, कीजिए कैलकुलेशन क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा कैलकुलेशन है, तो कितना आ गया बेटा 52, क्या आ गया 2% W बाई W, ये आ गया इसका आंसर। क्लियर? सिंपल एकदम। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो है अपनी आयतन प्रतिशतता। तो आयतन प्रतिशतता यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंट V बाई V। तो यहां पे अब आपको भार मात्रक की जगह, मास यूनिट की जगह आपको वॉल्यूम यूनिट यानी कि आयतन मात्रक यूज करना पड़ेगा। तो सिंपल सी परिभाषा है 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml मात्रा ही, ml में मिलीलीटर में मात्रा ही आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्लियर? मास परसेंटेज की जगह है उसी की तरह, सॉरी वहां पे हमने ग्राम यूज किया था, यहाँ पे हम ml यूज कर रहे हैं। फॉर्मूला वैसे कैसे बनने वाला है, परसेंट V बाई V इज इक्वल विलय का आयतन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन मल्टीप्लाइड बाई 100। विलयन का आयतन किसके बराबर होगा, विलय का आयतन प्लस विलय का आयतन की योग के बराबर होगा। क्लियर? और एक नेक्स्ट टर्म है हमारे पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता यानी कि परसेंट W बाई V। तो यहां पे इस टर्म में हम विलय की मात्रा को लेते हैं भार मात्रक में, और जबकि विलयन की मात्रा को लेते हैं हम आयतन मात्रक में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन है 100 ml विलयन में उपस्थित, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम मात्रा ही द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। यानी इसका मतलब बच्चों कि इस टर्म में हम सॉल्यूशन की क्वांटिटी को हम लेंगे वॉल्यूम यूनिट में यानी कि ml में, और सॉल्यूट की क्वांटिटी को हम लेंगे इन ग्राम। क्लियर? तो अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहे तो यहां पे परसेंट W बाई V इज इक्वल, तो विलय की मात्रा किसमें है ग्राम में, तो विलय का द्रव्यमान किसमें आ जाएगा बेटा ग्राम में।
अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है, किसमें आ जाएगा, ml में मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो अभी तक हमने मोलरता, मोललता, मोल अंश और द्रव्यमान प्रतिशतता को लेकर जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, तो अगर वो न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर चुके हैं तो इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत ही इजी होते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता लगभग एक जैसे कंसेप्ट होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए थोड़ा सा। आयतन प्रतिशतता को कब यूज किया जाता है, जब विलय और विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं। ये आप बिल्कुल ध्यान रखना कि आयतन प्रतिशतता को यानी कि वॉल्यूम परसेंटेज को हम कब यूज करते हैं, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड फेज में होते हैं। क्लियर। कई बार पूछा जाता है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का उपयोग कहाँ होता है, तो जितने भी फार्मेसी उद्योग हैं, दवाई बनाने में फार्मेसी उद्योग हैं, वहां पे इस टर्म का यूज किया जाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का। क्लियर। तो अभी तक हमने 12th क्लास के थ्योरेटिकल पार्ट में सॉल्यूशन चैप्टर में जो कंसंट्रेशन टर्म दी हुई हैं, हमने उसकी स्टडी कर ली है। किस किस की स्टडी की रिवाइज करते हैं एक बार। सबसे पहले हमने देखा मोलरता को, फिर मोललता, फिर मोल अंश, फिर द्रव्यमान प्रतिशतता, फिर आयतन प्रतिशतता, फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है। सिंबल क्या बताया था इसका, कैपिटल एम, मोलरता का स्मॉल एम, मोल अंश का एक्स, द्रव्यमान प्रतिशतता का परसेंट W/W, आयतन प्रतिशतता का परसेंट V/V, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का परसेंट W/V। मोलरता को हमने कैसे परिभाषित किया, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता को हमने कैसे परिभाषित किया, 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोल अंश, विलयन में किसी घटक के मोल अंश का मान विलयन में उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या के योग के अनुपात के बराबर होती है। द्रव्यमान प्रतिशतता, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम मात्रा ही द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml में जो मिलीलीटर में जो मात्रा होती है वही आयतन प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता मैंने आपको बताया था कि इस मेथड में आपको विलय की मात्रा को भार मात्रक में और विलयन की मात्रा को आयतन मात्रक में यूज करना है। तो परिभाषा क्या बनी, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम मात्रा ही उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। अब देखते हैं फैक्ट है कि यहाँ पे पूछ लेते हैं भाई इन पर ताप का क्या प्रभाव होता है। तो एक सिंपल सा एक यहाँ पे एक ट्रिक है, अगर आप इनमें से कोई भी अगर इनका फॉर्मूला लिखते हो और फॉर्मूले में अगर कोई भी क्वांटिटी अगर आप किस में यूज करते हो, ग्राम में यूज कर लेते हो, तो समझ जाना कि वहां पर मोलरता, मोललता, मोल अंश, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ग्राम द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, वहां पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये चीज क्लियर समझ में आ गया। तो अब आपके लिए क्वेश्चन है कि आपको मैंने हिंट बता दिया कि जहां पे आप मास क्वांटिटी यूज कर रहे हो वहां पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहां पर पड़ेगा, जहां पे आपने आयतन मात्रक यूज किया है वहां पे बिल्कुल ताप का प्रभाव पड़ने वाला है। तो अगले वीडियो में आपको इनके बारे में बताएंगे, लेकिन मुझे आशा है कि आप खुद भी इस क्वेश्चन पर वर्क करोगे कि हाँ इनमें कौन कौन से जो टर्म है वहां पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन के साथ आगे वाले कंसेप्ट पर भी चलेंगे और आशा है कि आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन चैप्टर की स्टडी करते जा रहे हो। लगातार जुड़े रहिए आपके एडमिशन से, हमारी इंडियन टीम से।
स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू बच्चों।